दोनों का विषय बना रहता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया है कि इतिहास भरा पड़ा है, अकबर के करतूतों से मीना बाजार क्यों लगाया जाता था, वहाँ अपहरण कर लोगों को लाया जाता था, सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, लूट, हत्या। ऐसे लोगों की तारीफ भारत में नहीं की जा सकती जो ना यहाँ के थे और वो आक्रमणकारी थे। देखिए, मुग़ल बादशाहों से हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। मुग़ल बादशाहों ने मुसलमानों से भी शादियां की हैं और हिंदू लड़कियों से भी शादियां की, लेकिन वो बाहर से आए थे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बादशाह कम समझती है, मुसलमानों का प्रतीक ज़्यादा समझती है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा समझती है। इसलिए उन्हें गाली देना, उनके खिलाफ बोलना भारतीय जनता पार्टी अपना पैदाइशी हक समझती है। जितनी गाली अकबर को देनी है, औरंगज़ेब को देनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुग़लिया बादशाहों से आज भारत की राजनीति का क्या वास्ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ को गाली नहीं देते। जिसने जलियांवाला बाग किया, जिसने हमारे लाखों लोगों को जेल में डाला, जिसने बंगाल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म किया, उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। मुग़लों को वो समझते हैं कि इनको गाली देने से ऐसा लगेगा कि मुसलमानों को गाली दी जा रही है। उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। मुग़ल बादशाहों से हिंदुस्तान के मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं। अच्छे थे, बुरे थे, जैसे भी थे, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतिहास पढ़ना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कुछ आप बोलेंगे वही इतिहास हो जाएगा। उसी इतिहास पर उन्होंने सवाल उठाया, ठीक है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव मुग़ल नहीं है, लेकिन मुग़ल बादशाह भारत के इतिहास का हिस्सा है, भारत के स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वो कहते हैं कि मुग़ल अपना इतिहास में गलत है, उनकी जगह हमारे जो हीरोज हैं उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, तो अच्छी ऊर्जा का स्रोत देश के युवाओं में आएगा। मुझे ताज्जुब है कि अभी तक 12 साल की तो हुकूमत आपकी यहाँ हो गई। उससे पहले अटल जी की सरकार थी 5 साल पहले, उससे पहले आपकी जनता पार्टी की सरकार थी। अभी तक आप अपने हीरोज़ को जनता तक पहुंचा ही नहीं पाए, तो ये तो आप इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। आप अपने पूर्वजों को पहुंचा ही नहीं पा रहे। और अकबर रोड तो आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद है, आप क्या कर लेंगे? उस सड़क का नाम अकबर रोड है। दिल्ली में हुमायूं रोड भी मौजूद है, और दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों के नाम भी कोपरनिकस रोड भी मौजूद है। आप अपनी सड़कें बनाइए, अपने शहर बनाइए, उनके नाम रखिए, अपने जो हीरोज़ जिनको आप समझते हैं उनके अपनी कम्युनिटी तक, नीचे तक पहुंचाइए। कौन रोक रहा है? दूसरा सवाल, जब से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने बयान दिया है 370 हटाने से, इन्वेस्टमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में, 3 सफल चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान के कब्जे वाली पीओके को हासिल करते, इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वेलकम है उनके बयान का, और ये कब होगा, देरी क्यों हो रही है? पीओके का कुछ हिस्सा स्काई चीन के पास भी है, उस पर कोई बात करने को तैयार क्यों नहीं है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में अमित शाह जी पार्लियामेंट में कह चुके, भारत सरकार कह चुकी कि हम वापस लेंगे। क्या ये ज़बानी जमा खर्च होता रहेगा? हम तो 10 बार कह चुके, हम सरकार के साथ खड़े। आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लीजिए, लेकिन अगर बार बार ज़बानी कहते रहेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। फिर लोग समझेंगे आपकी औकात नहीं है उसे वापस लेने की। अगर आप वापस ले सकते हैं तो उसको वापस लीजिए। देश आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन ये ज़बानी जमा खर्च बंद कीजिए। और उमर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना के कब्ज़े में भी है। मैं फॉरेन मिनिस्टर से कहूँगा कि उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे प्रधानमंत्री हों और चाहे जयशंकर जी हों, आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप ये कहें
कि चीन ने जो ऑक्युपाइड ज़मीन हमारी कर रखी है वो हम वापस लेंगे। आप नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ आप रोज़ बोल सकते हैं। चाइना के खिलाफ आप नहीं बोल, आप अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहे। वो कह रहा है कि मैं 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, आपके खिलाफ बोल रहा है। एक भी बयान दिया आपने? आप पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, इसलिए उसके खिलाफ बोल देते हैं। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं खुद भी कि भारत का जो हिस्सा है पाक अधिकृत कश्मीर वो वापस चाहिए। आप कह रहे हैं कि हैसियत नहीं इस सरकार की है, तो फिर वो हैसियत है किसमें? वो चाहिए या नहीं चाहिए भारत को? भाई मैं तो, ये बयान तो सरकार का है, ये बयान तो फॉरेन मिनिस्टर और अमित शाह का है कि हम वापस लेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वापस लो, पूरा देश कह रहा है वापस लो। हम तो चाहते हैं कि वो आना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ो, हमला करो, जिस तरीके से ले सकते हो लो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपके मित्र भी हैं मनीष तिवारी, जिन्होंने सवाल उठाया है कि ये तो 1994 का रेजुलेशन है संसद का सर्वसम्मति से कि जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा पीओके है, लेकिन क्या विदेश मंत्री ये भूल गए हैं कि गिलगित बल्ूचिस्तान भी हमारा है? उसके बारे में अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने मान लिया है वो हिस्सा हमारा नहीं है? देखिए, सरकार ये जो बातें करती है वो ना उन मामलात के अंदर सीरियस होती है ना सिंसियर होती है, वो सिर्फ राजनीति करती है। मैं कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, 11 साल हो गए, 4 साल और हुकूमत है, ये कोई कदम नहीं उठाएंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए, लेकिन लगातार बयान देते रहेंगे, तालियां बजवाते रहेंगे, देश के लोगों को गुमराह करते रहेंगे। अब आजकल पिछले कुछ चुनाव को लेकर मतदाता सूची पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। अब टीएमसी ने सवाल उठाया है कि मतदाता सूची में जो मतदाता जोड़े जा रहे हैं वो शक के घेरे में है। उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली का जिक्र किया। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। दिल्ली के अंदर जिन वोटर्स पे भारतीय जनता पार्टी को ये शक था कि उनके खिलाफ वोट जाएंगे, उनके वोट डिलीट कराए गए और बाहर से ला के वोट बढ़वाए गए। चूँकि इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ का खिलौना है, इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर कमेटी के अंदर होते हैं, जिसको चाहे अपॉइंट कर दें। इसलिए दिल्ली के अंदर पैसा बंटता रहा, बीजेपी के उम्मीदवार पैसा बांटते रहे, शौले बांटते रहे। क्या इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली थी? इसलिए देश का लोकतंत्र लगातार कमज़ोर हो रहा है और बंगाल के चुनाव में भी ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे मुसलमानों के वोट काट दिए जाएं और बीजेपी के जो वोट हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब है कि चर्चे से गायब नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2% फांसी समुदाय के लोग जो कच्चा तारी बनाते हैं उसका रोजगार छीन लिया, खत्म हो गया है। अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जो एक्ट है आबकारी नीति 2016 उसमें संशोधन कर उसे फिर से बहाल किया जाएगा। देखिए, जो मौजूदा सरकार है बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की, उसको चाहिए कि जनता की तमाम समस्याओं को समाधान करे और ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे किसी का रोजगार जा सके। इधर चर्चा पीओके को लेकर है। आज उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री मोदी थे। उन्होंने कहा 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो हमारे दो गांव खाली करा दिए गए थे। सीमा क्षेत्र में भारत का 2 गांव लोग भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। उस गांव का पुनर्वास पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेंगे। अक्सर चीन को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, मौजूदा सरकार को घेरती रहती है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मैं हंसी भी आती है कि 11 साल के बाद प्रधानमंत्री को याद आ रहा है कि 2 गांव हमारे खाली हो गए थे, दोबारा बसाया जाएगा। प्रधानमंत्री कितने कॉम्पिटेंट हैं हमारे कि 2 गांव बसाने के लिए 11 साल के बाद उन्हें ख्याल आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो बड़े वादे किए देश के लोगों से, उनमें से तो कोई वादा आपको याद नहीं रहा। सिर्फ 2 गांव बसा रहे। आप तो स्मार्ट टाउन्स की बात कर रहे थे, वो तो आपने नहीं बनाए, आज चर्चा भी नहीं करते। आपने तो काला धन वापस लाने की बात की थी, आज तो आप जुबान पे भी नहीं लाते। आपने तो महंगाई को कम करने की बात की थी, आप तो वो भी नहीं करते।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।